ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। महाराष्ट्र और झारखंड के नतीजों का दिन है। नतीजे तकरीबन अब जो है रुझान के बाद नतीजों में बदलना शुरू हो गए। चुनाव परिणाम अभी तक के आंकड़े आपके सामने रख देते हैं। महाराष्ट्र की 288 सीटों में से अब तक जो रुझान और नतीजे सामने आए उसमें 233 सीटों के साथ एनडीए सबसे बड़ा महागठबंधन बन के उभरा है। इसमें 131 सीटें अकेले बीजेपी ने जीती हैं, जबकि महाविकास आघाड़ी 50 सीटों के साथ पिछली बार के मुकाबले खासे घाटे में है। झारखंड की बात करें तो यहां पर 57 सीटों के साथ इंडिया गठबंधन सबसे बड़ा गठबंधन बना है और जेएमएम ने यहां पर अकेले 37 सीटें जीती हैं, जबकि एनडीए 23 सीटों के साथ पिछली बार के मुकाबले घाटे पर है। सरकार जल्द ही बननी है क्योंकि महाराष्ट्र में 26 तारीख तक शपथ ग्रहण होना है। ऐसी सूरत में जल्दी वहां पर मुख्यमंत्री का फैसला होगा। देवेंद्र फडणवीस मुख्यमंत्री बनेंगे या फिर एकनाथ शिंदे की लॉटरी फिर से लगेगी, ये देखने वाली बात होगी। लेकिन झारखंड में स्थिति साफ है कि एक बार फिर से हेमंत सोरेन वहां पर मुख्यमंत्री बनने जा रहे हैं। महाराष्ट्र की सियासत की बात कर लेते हैं। महाराष्ट्र की सियासत में पिछले 2-3 सालों में असली और नकली पर काफी तकरार हुई। शिवसेना शिंदे, शिवसेना यूबीटी दोनों खुद को असली शिवसेना बताते रहे। और वहीं एनसीपी शरद पवार और एनसीपी अजीत पवार में भी असली नकली की लड़ाई काफ़ी लंबे समय तक चलती रही है। लेकिन आज के नतीजों ने साफ कर दिया है कि असली कौन है और नकली कौन है। हम आपको कुछ आंकड़े आपके सामने रखते हैं और बताते हैं कि असली शिवसेना कौन है। असली शिवसेना शिंदे की है। जनता ने उसे फिर से एक बार मैंडेट दिया है। एकनाथ शिंदे और उद्धव ठाकरे के बीच अगर बात की जाए तो असली शिवसेना का रुख साफ हो जाता है। जनता ने सुना दिया है फैसला। देखिए 54 सीटें इस समय विधानसभा की मिली हैं वो शिवसेना शिंदे को, और 21 सीटों पर संतोष करना पड़ा है शिवसेना उद्धव गुट की शिवसेना को। तो ये साफ हो गया है कि लोकसभा के बाद एक बार फिर से शिवसेना असली कौन है, जनता ने इस पर मोहर लगा दी है। और अगर हम बात करें पवार की, अजीत पवार या शरद पवार किसकी है एनसीपी, तो वो आंकड़ों पर भी एक बार नजर डाल लेते हैं कि असली एनसीपी अजीत पवार की है। ये भी जनता ने आज फैसला सुना दिया। 41 विधानसभा सीटों पर जीत हासिल की है अजीत पवार की एनसीपी ने। वहीं शरद पवार जो कि महाराष्ट्र राजनीति के दिग्गज हैं, सबसे वरिष्ठ नेताओं में शुमार उनका होता है, उनकी पार्टी को महज 9 सीटें ही हासिल हो पाई है। आपको बताएं कि लोकसभा चुनाव में एक तरह से सहानुभूति मिली थी शरद पवार को, लेकिन इस बार विधानसभा चुनाव में जनता ने अजीत पवार का साथ दिया है। बारामती से भी अजीत पवार की जीत यहाँ पर हुई है। देखिए जब लोकसभा के चुनाव हुए थे तो शरद पवार के हाथ में महाराष्ट्र की कमान थी और उस समय जो स्ट्राइक रेट था महाविकास आघाड़ी का अखिलेश वो 69% था। लेकिन इस बार जो स्ट्राइक रेट है महाविकास आघाड़ी का वो मुश्किल से 20%, 23% पे आकर सिमट गया है। हमारी सहयोगी सुजाता द्विवेदी ग्राउंड जीरो से मुंबई से जुड़ गई हैं। कहाँ पर हैं वह हम उनसे जान लेते हैं। सुजाता, क्या अपडेट है आपके पास? I can't hear anything. हम कोशिश करेंगे आप तक दोबारा आने की, इसको कनेक्शन को ठीक करने की, लेकिन अनंत के पास चलते हैं। अनंत स्टेडियम पहुंच गए हैं वानखेड़े। अभी कुछ देर पहले विधानसभा में थे विकास, अब वानखेड़े स्टेडियम पहुंच गए हैं। और आपको बता दें कि हमारे सहयोगी वहां से ये जानकारी भी दे रहे हैं कि 25 तारीख को संभावित है महायुति की शपथ ग्रहण समारोह। तो अनंत बताइए क्या अपडेट है आपके पास? बहुत बहुत शुक्रिया अखिलेश जी आपका, और विकास आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। तो देखिए सत्ता की दौड़ शुरू हो चुकी है। महाराष्ट्र में नतीजे आ गए हैं और रेस इस बात की है कि सीएम कौन बनेगा, और यहाँ पर हमारी भी दौड़ लगातार कवरेज की चल रही है। कभी विधानसभा से कवरेज, कभी वानखेड़े स्टेडियम से कवरेज। तो इस समय हम सियासत के मैदान में मौजूद हैं और सियासी पिच पर किस पार्टी की क्या स्कोर है ये हम आपको बताने जा रहे हैं। सबसे पहले तो ड्रोन देखिए हमारा, जो बता रहा है कि महाराष्ट्र विधानसभा में 288 सीटें हैं और ये 288 सीटों के ही नतीजे अब सामने आ चुके हैं। अब जरा परफॉर्मेंस देख लीजिए। एनडीए ने शानदार बल्लेबाजी की है और 233 रन यानी कि 233 सीटों पर अपनी जीत हासिल की है। शानदार चौके छक्के एनडीए के प्लेयर्स ने, बल्लेबाजों ने लगाए हैं। वहीं एमवीए काफ़ी पिछड़ गया है, यानी कि महाविकास आघाड़ी काफ़ी पिछड़ गया है। और जो 145 का टारगेट था दोनों ही मोर्चों के लिए, 145 का टारगेट मतलब बहुमत का आंकड़ा हासिल करना, उससे आगे एनडीए निकल चुका है 233 के साथ, और महाविकास आघाड़ी 145 से काफ़ी पीछे रह गया है। यानी कि जो खेल सियासत का खेला सियासी पिच पर एनडीए ने, उसके सामने एमवीए कहीं टिका नहीं और अदर्स के खाते में केवल 5 रन यानी कि 5 सीटें ही आई हैं। तो फिलहाल सियासत के मैदान से इतना ही। एक बार फिर से अपने स्टूडियो में हम चलते हैं। अखिलेश और विकास वहां पर तैयार हैं तमाम पहलुओं पर चर्चा के लिए। शुक्रिया अनंत आपका। सुजाता द्विवेदी हमारी सहयोगी वानखेड़े स्टेडियम में, सीधे वहां पर रुक कर लेते हैं। सुजाता, क्या अपडेट है आपके पास?
बिल्कुल, देखिए ये शिवसेना वर्सेस शिवसेना की लड़ाई को आज एकनाथ शिंदे ऐसा कहते हैं कि उन्होंने सेटल कर दिया, यानी हिसाब जो है वो बराबर कर दिया है। गद्दार उन्हें कहा जा रहा था, लेकिन जो स्ट्राइक रेट देखने मिली है, जहां एकनाथ शिंदे की शिवसेना 69% के स्ट्राइक रेट से बढ़ रही थी, वहीं उद्धव ठाकरे की शिवसेना महज 24% के स्ट्राइक रेट से उन्होंने अपनी जीत दर्ज की है। तो कहीं ना कहीं शिवसेना की लड़ाई अब जाकर जो है पार लगी है, जिसके चलते अगर देखा जाए तो एक और एकनाथ शिंदे जिन्होंने लगातार 2022 जून का वो महीना था जब उन्होंने बार बार कहा कि आखिर हिंदुत्व की जो परिभाषा थी जिसे बाला साहेब ठाकरे ने बनाया था उसे उद्धव ठाकरे भूल गए थे। महाविकास अघाड़ी और सत्ता के लोभ के चलते उन्होंने कांग्रेस से हाथ मिला लिया था, जो बाला साहेब ठाकरे कभी नहीं करते। और अब जब वो शिवसेना को एकत्रित लेकर आगे बढ़े हैं, सत्ता में भी है, हिंदुत्व को लेकर भी चल रही है, तो ऐसे में एकनाथ शिंदे ने आज अपने आप को असली शिवसेना भी बताई है। और साथ ही कल का वो दिन है जब एकनाथ शिंदे ने अपने सभी विधायक दल को बुलाया है। कल बैठक होगी, जिसके बाद अब परसों का वो समय है जब महायुति अपनी सरकार बनाएगी और शपथ ग्रहण की जो पूरी प्रक्रिया है वो परसों हो सकती है। तो एक और असली शिवसेना, नकली शिवसेना, दूसरी और असली एनसीपी, नकली एनसीपी को लेकर जो पूरे महाराष्ट्र में इतने महीनों से, इतने सालों से खींचतान देखने मिल रही थी, वो अब सेटल हो चुकी है। महायुति महाविकास अघाड़ी के बीच जो अपने अपने कामों को लेकर हिसाब दिए जा रहे थे, आखिर लोगों को कौन सी वो योजना रही, कौन सा वो काम रहा जो एक गेम चेंजर के तौर पर पड़ता हुआ नजर आया, वो भी आज के नतीजों ने स्पष्ट कर दिया है। जी बहुत बहुत शुक्रिया आपका इस तमाम जानकारी के लिए। और मुंबई में हमारे सहयोगी पूजा भारद्वाज ने एकनाथ शिंदे के समर्थकों से बातचीत की है, आइए सुन लेते हैं। मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे के बंगले वर्षा बंगलों में हम मौजूद हैं। कई समर्थक यहां पर सुबह से ही जुटे हुए हैं जब आंकड़े महायुति के बढ़ने शुरू हुए, और जिस तरह से एकनाथ शिंदे की शिवसेना को सीटें मिली हैं, अब शिवसेना के लिए कहा जा रहा है यही वो असली शिवसेना है। एकनाथ शिंदे भी कह रहे हैं जो बाला साहेब ठाकरे की विचारधारा को आगे लेकर बढ़ा रहे हैं। और कई समर्थक यहाँ पर इस वक्त हैं। ये बताइए सर, असली शिवसेना है, चलिए अब ये भी मान लेते हैं जिस तरह से सीटें मिली हैं, लेकिन अब एकनाथ शिंदे जी का अस्तित्व कहाँ देख रहे हैं आप महायुति में आगे? एक कार्यकर्ता के होने के नाते हमने शिंदे साहब को हमेशा अपना एक बहुत बड़ा अध्यक्ष माना है। हाँ। और इससे साबित हुआ है, देखिए ऑपोजिशन वालों ने बड़ी कोशिश की शुरू से, चाहे आप मेट्रो बोलिए, अतुल वेसु बोलिए, कोस्टल रोड बोलिए, सारे जो काम थे उन्होंने रोके रखे थे, शिंदे साहब ने उसे करके दिखाया है। और मैं एक राज्य प्रमुख हूँ असम का, तो मेरी नांदेड़ में ड्यूटी थी, इस पर कैंपेनिंग थी, मैं नांदेड़ गया, सारे एक्सप्रेस रोड को देख के मैं चौंक गया। वाकई मतलब ऐसा काम हुआ है महाराष्ट्र में जो सालों साल मेरे को देखने को नहीं था। तो आप 2.5 सालों में कह रहे हैं कि एकनाथ शिंदे जी ने जो काम किया वो वाकई काबिल तारीफ है, बतौर सीएम उनको आगे बढ़ना चाहिए, ये पार्टी की सोच है। लेकिन अब कहाँ आपको लगता है अगर सीएम पोस्ट नहीं तो क्या, और आप लोग उसको कैसे लेंगे? नहीं, अभी उस विषय पे ये निर्णय तो हमारे प्रधानमंत्री जी लेंगे अभी। तो हम एक कार्यकर्ता के नाते हम इतना आश्वासन के साथ कह सकते हैं कि हमारे जो अगले मुख्यमंत्री वो शिंदे साहब ही रहेंगे। महिलाएं कैसे लेती हैं जो 2.5 साल में काम हुआ एकनाथ शिंदे जी के नेतृत्व में सीएम रहे, उन 2.5 सालों को आप लोग कैसे देखती हैं? सबसे पहली बात, इस तरीके से मतलब जो सरकार हमें 2.5 साल में मिली है, मतलब उन्होंने जो काम किया है वो इतने साल में, आज हम लाइक वी आर इन आवर 30s बट नाउ वी सी बैकवर्ड्स के हमारे लिए मतलब वैयक्तिक लेवल पे किसी ने इतने अच्छे से काम नहीं किया है। बीट लाड़की बहन या फिर और कोई भी योजना अगर आप लेते हो, तीर्थ स्थान योजना, उसका क्रेडिट तो बाकी भी लेते हैं ना, उसका क्रेडिट तो अजीत पवार भी ले रहे हैं, फडणवीस जरूर क्योंकि हम साथ में ही है ना, हम ऐसे नहीं बोल रहे कि हमारी आप शिवसेना। लोगों के पर्सनल कनेक्ट के बारे में जानना चाहती हूँ, आपका पर्सनल, क्योंकि देखिए एकनाथ शिंदे जी इन 2.5 सालों में खुद को कॉमन मैन बुलाते रहे। उन्होंने वर्षा बंगलों के जो दरवाजे हैं अपने समर्थकों के लिए और कार्यकर्ताओं के लिए खोल के रखे, सिर्फ बड़े नेताओं के लिए नहीं। तो इसलिए मैं आप लोगों का जो एक पर्सनल कनेक्ट है वो समझना चाहती हूँ। वो चलिए जो बड़े नेता हैं आपस में तय करेंगे उनको क्या बनना है, लेकिन आप जो समर्थक हैं, आप जो ज़मीन पर ये बोलते हैं कि हमारे नेता सीएम है ना, तो अब आगे क्या? मैं 213 वार्ड से हूँ। हमारे यहाँ पे लोकल लेवल पे या फिर महाराष्ट्र लेवल पे आशाताई मामिडी, इनका बहुत मतलब इन्होंने अपने जो सीएम साहब है एकनाथ शिंदे साहब, उनके नेतृत्व के नीचे बहुत काम किया हुआ है। मतलब हमारा सिर्फ एक ही है, जैसे हमारे सीएम है जो ग्रास रूट लेवल पे, हमने गणपति के टाइम पे सारे मेड्स मतलब जो लेडीज, मैम अपना मुझे कनेक्ट बताइए और बताइए अगर सीएम पोस्ट पे एकनाथ शिंदे जी नहीं रहते हैं तो आप लोगों
के लिए वो जमीन कितनी कमजोर होगी हाँ, या क्या अलग होगा? हमारे जो लेडीज़ थे, हमने जो गणपति के टाइम पे 150-200 लेडीज़ इधर अंदर आकर उन्होंने एकनाथ शिंदे साहब के साथ गणपति जी की आरती की थी, इधर खाना खाया, वो उनके लिए बहुत बड़ी बात है। मतलब सीएम बंगलो में एंटर करना इटसेल्फ इज़ अ वेरी इटसेल्फ इज़ अ वेरी बिग थिंग, और वो चीज़ हो रही है। आपने कनेक्ट के बारे में पूछा, तो अगर हमारी महिलाएं मीन्स अभी अगर हमारे सीएम को कुछ भी मीन्स प्रॉब्लम हो जाती, तो जो लाड़की बहन योजना, जो लाडली बहन योजना जो शुरू करी थी, तो उसके लिए तो पहले ही हमारे विरोधियों ने पहले ही बोला था कि हम ये योजना बंद कर देंगे। तो वही सबसे पहले नहीं होता, आज तक के किसी भी सरकार ने किसी भी महिला के लिए इतना नहीं किया था। इसलिए हमारा हमेशा यही एजेंडा रहा है। हम लोग जब लोगों में जाके बोलते थे कि सीएम के लिए वोट करो, हमारे लिए वोट करो, भाई को देखो और वोट करो। तो अगर सीएम पोस्ट नहीं तो एकनाथ शिंदे जी को आप कहाँ देखना चाहती हैं, किस कद में देखना चाहती हैं कि वो अलायंस में बरकरार रहे? सीएम के सिवा हम कुछ भी नहीं देखना चाहते। और अगर सीएम नहीं हुए तो? वो तो बाकी के बड़े नेता डिसाइड करेंगे, लेकिन हम लोग तो सभी चाहते हैं कि हमारे सीएम साहब एकनाथ शिंदे साहब ही हो। ठीक है, आप भी कुछ बता रही थी अपना पर्सनल कनेक्ट उनके साथ, एकनाथ शिंदे जी के साथ। अगर सीएम नहीं तो क्या? बस हमें एकनाथ शिंदे ही सीएम चाहिए, और उनसे हमारी बहुत ही कनेक्टिविटी बहुत ही क्लोज हो चुकी है लाड़की बहन योजना की वजह से। ठीक है, कुछ और महिलाएं यहाँ पर हैं, काफ़ी सुबह से ही आप लोग जुटी हुई हैं। जिस तरह से सीटें एकनाथ शिंदे की शिवसेना को मिल रही हैं, आप लोगों में ये ज़्यादा सीटें मिलने की खुशी है, महायुति की जीतने की खुशी है, या फिर कहीं ना कहीं एक चिंता और एक गम इस बात का है कि कहीं सीएम की कुर्सी ना चली जाए? नहीं हमें बहुत खुशी है कि हमारे एकनाथ शिंदे मतलब आए हैं, तो हमें बहुत खुशी है। हाँ, लेकिन सीएम की कुर्सी बनी रहेगी क्या? हाँ, बनी रहेगी। सवाल यही है कि कुर्सी बनी रहेगी या नहीं बनी रहेगी। राम शिंदे हमारे सहयोगी इस खबर पर ज़्यादा जानकारी के साथ जुड़ गए हैं। राम, एक बड़ा सवाल यही है कि क्या एकनाथ शिंदे की कुर्सी बनी रहेगी या देवेंद्र फडणवीस बाजी मार ले जाएंगे? हमारे सहयोगी राम कोशिश तक आवाज करते हैं नहीं राम पहुंच- शिंदे से संपर्क स्थापित करने के लिए। राम, अगर आप हमें सुन पा रहे हैं, सवाल यही है कि क्या एकनाथ शिंदे के जो कार्यकर्ता हैं, समर्थक हैं, जो उनकी इच्छा है, वो चाहते हैं कि कुर्सी बनी रहे, क्या जानकारी मिल पा रही है? कुर्सी बनी रहेगी, बची रहेगी या बदलेगी? किस बारे में? एकनाथ शिंदे के बारे में पूछ रहे हैं? जी, सवाल आपसे यही था। एकनाथ शिंदे के समर्थकों को हम सुन रहे थे, वो उनकी इच्छा है कि साहब जो है मुख्यमंत्री बने रहे, शिंदे के लिए बोल रहे हैं। तो ऐसे में आपकी जानकारी क्या है? कुर्सी बनी रहेगी, बची रहेगी उनकी, या बदलेगी? बिल्कुल, दिल और दिमाग में जो होता है वो राजनीति में नहीं होता है। कार्यकर्ताओं की भावना अलग है। वो तो एनसीपी की जो हमने अभी चर्चा की है, तो उनके भी लोगों को लगता है कि अजित पवार ही सीएम बने, और एकनाथ शिंदे के लोगों को लगता है कि एकनाथ शिंदे ही सीएम बने, क्योंकि लाडली बहन योजना जो है वो मुख्यमंत्री के नाम से जानी जाती है। तो ये सक्सेस जो है कहीं ना कहीं एकनाथ शिंदे का है, ऐसा ही उनका कहना है। लेकिन बीजेपी का स्ट्राइक रेट है जो है वो 88% है, तो बीजेपी का स्ट्राइक रेट अच्छा है, और देवेंद्र फडणवीस इनकी इमेज जो है वो अच्छी है। लेकिन सीएम कौन बन सकता है, ये हमें देखना होगा कि फेस किसको आगे दिया जा सकता है। बीजेपी को अगले जो 15 महापालिका म्युनिसिपल के चुनाव है, महाराष्ट्र में 15 म्युनिसिपल के चुनाव आगे होने वाले हैं, और सबसे इम्पोर्टेंट है बीएमसी, जहां पे जो कि सोने के अंडे देने वाली मुर्गी है, और उसके ऊपर उद्धव ठाकरे का अब तक कब्जा था, सत्ता थी। फरवरी में ये चुनाव होने वाले हैं, तो ऐसा ही चेहरा दिया जाएगा कि जिसका असर अगले म्युनिसिपल के चुनाव में हो सकता है। और ये बीजेपी को भी समझना होगा, क्योंकि बीजेपी के कार्यकर्ताओं में कहीं तो निराशा आई थी, लेकिन देवेंद्र फडणवीस की जो रणनीति है उसके वजह से ये स्ट्राइक रेट जो है बीजेपी का वो अच्छा हुआ है। लेकिन बीजेपी जो है बिहार जैसा या फिर महाराष्ट्र में इससे पहले जैसा नाम दिया था एकनाथ शिंदे का, वही नाम आगे देती है या फिर देवेंद्र फडणवीस का नाम आगे देती है, ये देखना होगा। लेकिन बीजेपी को फिर से अगर रिवाइव होना है तो देवेंद्र फडणवीस का नाम देना ही होगा, क्योंकि इतना मैंडेट देने के बाद भी अगर बीजेपी दूसरे किसी को अगर सीएम पोस्ट देती है तो फिर ये कार्यकर्ता जो है वो निराश हो जाएगा, और अगले महापालिका के चुनाव में
फिर मोरल जो है वो डाउन हो सकता है। इसलिए राम, बीजेपी अपने यही तरफ बात जब ये पिछली CM बार पोस्ट सरकार बनी रखने थी, के chances ज्यादा 105 लग रहे हैं। बीजेपी की सीटें थी, कही गई थी कि देवेंद्र फडणवीस ही मुख्यमंत्री होंगे। एकनाथ शिंदे अपने साथ 40-45 विधायक लेके आ रहे हैं। इतना बड़ा दल, उसकी अगर मुख्यमंत्री नहीं होगा तो कैसे कार्यकर्ता निराश नहीं होगा, और कार्यकर्ता निराश हो जाएगा। लेकिन इस बार तो कार्यकर्ता ने और ज्यादा बम्पर मेहनत की, 131 सीटें ले आए। लेकिन फिर भी यह हो सकता है कि एकनाथ शिंदे को फिर बना दिया जाए। कुछ भी हो सकता है विकास सर, आपको तो पता है कि राजनीति में कुछ भी हो सकता है। लेकिन जो बीजेपी कार्यकर्ता ने इस चुनाव में, एक एग्जांपल देता हूं, सिंधुदुर्ग जहां पे नीतीश राणे चुनकर आए हैं, वहां पे संघ ने और बीजेपी ने 1,500 मीटिंग की है 2 महीने में। मतलब कि इतने माइनर लेवल पे ये पूरी प्लानिंग थी। और अगर बीजेपी और संघ इतनी जान डाल देता है चुनाव में, तो वो उनको भी यही लगता है कि सीएम जो पोस्ट है वो बीजेपी की तरफ होनी चाहिए। और ये सही मौका है, क्योंकि महाविकास आघाड़ी के बाद फिर ये जो सरकार बनी थी उसमें बीजेपी का से ना के बराबर था। तो इस बार तो कम से कम से हो, और आगे आने वाले चुनाव पे इसका असर हो, ये भी बीजेपी ये दिखाना चाहती है। तो देखना होगा कि ये बीजेपी का ही चेहरा दे सकते हैं क्या, क्योंकि ये चुनाव जो है वो लोकल लेवल पे ज्यादा लड़ा गया है। 14 तारीख के बाद अमित शाह जी या फिर नरेंद्र मोदी जी की सभाएं नहीं हुई है, जो कि सभाएं तो संख्या शायद उतनी ज्यादा नहीं। बहरहाल शुक्रिया आपका राम इस तमाम जानकारी के लिए, बहुत बहुत धन्यवाद। तो हमारे साथ स्टूडियो में अनुराग जी बने हुए, आरती जी। अनुराग जी, ये जो सवाल थे 2 हिस्सों में, पहला तो यही है कि असली नकली का फैसला हो गया, आपके हिसाब से भी हुआ है या अभी भी कुछ पिक्चर बाकी है? देखिए, ये जो महाराष्ट्र का चुनाव था विधानसभा का, ये बड़ी विचित्र स्थिति के दोनों जो अलायंसेस थे, बड़े विचित्र बेमेल अलायंसेस थे कि जैसे हेलीकॉप्टर के अंदर मोटरसाइकिल का इंजन लगा दिया गया हो और कार के अंदर साइकिल की चेन लगा दी गई हो। तो इस टाइप के दोनों गठबंधन थे। अगर इस तरह से क्लियर मैंडेट जनता ने नहीं दिया होता तो चुनाव के बाद भी हमको बहुत कुछ देखने को मिलता। अब यहाँ पे एक अगर आप महायुति की बात करें तो जो बीजेपी और शिवसेना दोनों हमेशा हिंदूवादी राजनीति करते हुए आ रहे थे। उसमें अजीत पवार जी की पार्टी वो आती है और जिसका हमेशा अल्पसंख्यक जिनका वोट बैंक हमेशा से रहा हुआ है। इसलिए शायद कटेंगे तो बटेंगे तो कटेंगे वाले नारे का खिलाफत भी की थी। थोड़ा सा इससे परेशान थे कि कहीं इनका ट्रेडिशनल वोट इनसे नाराज ना हो जाए। लेकिन जो अभी इस पे भी जो है थोड़ा एनालिसिस होने में टाइम लगेगा। लेकिन अभी जो एक बात को मुझे देख के लग रही है, कहीं ऐसा तो नहीं है कि इन 2 पार्टी के साथ आने के बाद इनका जो वोट बैंक था वो शिफ्ट हो गया और जो नया वोटर है वो इनके साथ ऐड हुआ और पुराना वोट कुछ इन्होंने रिटेन किया और नया वोटर अपने साथ लाए। जो मतलब बीजेपी का और शिवसेना का जो ट्रेडिशनल वोटर था, जहां पे ये लड़ रहे थे, उन्होंने इनको वोट किया। अगर हम दूसरे साइड की बात करें, महाविकास आघाड़ी की बात करें, तो वहां पे शिवसेना हमेशा एक कट्टर हिंदुत्व की राजनीति करती आ रही थी और बाकी जो 2 दल वो अल्पसंख्यक राजनीति को करते आ रहे थे। उन्होंने एकदम से उद्धव ठाकरे की राजनीति और राजनीति में जो विचारधारा का यू टर्न था उसको नकार दिया। तो अगर अब जो है आगे के चुनाव के लिए एक जो क्लैरिटी ये आई कि शिवसेना जो बाला साहब ठाकरे की शिवसेना थी उसका जो रिप्रेजेंटेशन है वो एकनाथ फिलहाल के लिए एकनाथ शिंदे कर रहे हैं और जो शरद पवार की राजनीति थी उसको थोड़ा सा अभी वो डामाडोल हो रही है। वो समझने वाली चीज है कि अजीत पवार के पास आरती जरा आपका रुख करेंगे। राम शिंदे ने एक बड़ी इंपॉर्टेंट बात कही, सिंधुदुर्ग विधानसभा जहाँ से नीतीश राणे लड़ रहे हैं, वहाँ पर 1,500 मीटिंग की आरएसएस ने। आरएसएस पिछले लोकसभा चुनाव के बाद पार्टी पर हावी है, डिसीजन मेकिंग में उसकी से बढ़ी है, सरकार के फैसले में भी से बढ़ी है। क्या महाराष्ट्र का मुख्यमंत्री कौन होगा, इस पर वो अपना कंट्रोल लेंगे? बिल्कुल। अभी जब इन्होंने इतना मदद किया है बीजेपी को, हालांकि लोकसभा के चुनाव में नहीं किया था और इसलिए लोकसभा के चुनाव में इसलिए उसके बाद हावी हो गए। हाँ बिल्कुल, कि तो हमने आपको बता दिया कि आप सबसे बड़ी पार्टी होने के बावजूद हम पे डिपेंडेंट रहेंगे। बिल्कुल। तो ये तो साबित हो गया है। अगर आप ये कह रहे हैं कि ये चुनाव ने कुछ चीज़ें साबित किया है कि आरएसएस के बगैर बीजेपी चुनाव में कमज़ोर पड़ जाती है।
तो आरएसएस की हेल्प और आरएसएस की मदद उनको ज़रूरी है। तो नेचुरली उनका कुछ हिस्सा होगा ये फैसले में कि कौन मुख्यमंत्री बनेंगे। और अब वो देखना है, क्योंकि देवेंद्र फडणवीस तो आपको मालूम है वो नागपुर से हैं, आरएसएस की हेडक्वार्टर नागपुर में है। और ये सुनने में आया था कि आज सुबह जैसे वो लीड्स आ रहे थे, वो देवेंद्र फडणवीस एकदम से आरएसएस के हेडक्वार्टर्स में चले गए। और आरएसएस ये भी चाहता था इस चुनाव से पहले ही देवेंद्र फडणवीस राष्ट्रीय अध्यक्ष भी बन जाए। बिल्कुल, तो अब देखते हैं क्या ये पॉलिटिकल प्लान क्या बनता है। पर मुझे एक चीज़ मैं सोच रही थी कि ये जो बयान शरद पवार ने दिया था चुनाव के दौरान कि ये मेरी आखिरी इलेक्शन है, मैं अब रिटायर हो रहा हूँ, ये इसने कहीं नुकसान तो नहीं पहुँचाया उसके एनसीपी को? क्योंकि अगर वो जो एनसीपी का वोटर है, अगर वो फ्यूचर की बात सोच रहा है, तो उसके माइंड में तो हमेशा यही था कि अजीत पवार ही पॉलिटिकल एयर है शरद पवार के। तो अगर शरद पवार रिटायर हो रहे हैं तो शायद अजीत पवार को ही वोट देना चाहिए, क्योंकि सुप्रिया सुले अभी तक वो जगह नहीं बना पाई हैं अपने लिए कि वो मानी जाए शरद पवार की पॉलिटिकल एयर। सबसे ज़्यादा नुकसान भी इस बार शरद पवार को ही हुआ है। बहुत ज़्यादा नुकसान। यही तो मुझे हैरान आश्चर्य की बात यह है कि उनके गढ़ में, उनका जो वेस्टर्न महाराष्ट्र का गढ़ है, उसमें वो बिल्कुल मतलब तकरीबन सफाया हो गए। तो ये तो बहुत आश्चर्य की बात है। एक छोटा सा ब्रेक ले रहे हैं, हम इस चर्चा को जारी रखेंगे। अच्छा, रामदास अठावले मिलने की संभावना है तो इसलिए बिल्कुल। और देखिए थोड़ी देर में आरपीआई के नेता रामदास अठावले मिलेंगे अपनी शायरी भरे अंदाज में, या यूँ कहें पद्य अंदाज में, गद्य अंदाज में, जो अपने बयान देने के लिए मशहूर हैं। और इस बार आरपीआई भी इस गठबंधन का हिस्सा थी। विधानसभा में पहले ऐसा लग रहा था उनको सीटें नहीं देंगे, लेकिन विधानसभा। रामदास अठावले जी, आपका स्वागत है। बड़ा सवाल ये है कि मुख्यमंत्री होगा कौन? बीजेपी का होगा या एकनाथ शिंदे फिर से मुख्यमंत्री पे काबिज हो जाएंगे? एकनाथ शिंदे, माफ कीजिएगा रामदास जी। रामदास जी, आप सुन पा रहे हैं? हम कोशिश कर रहे हैं कि ईपीएम अब कान में लगाया उन्होंने, अब आवाज जाएगी। रामदास अठावले जी, आपको आवाज मिल रही है हमारी? आवाज अभी आ रही है, आवाज आ रही है। पहला सवाल आपसे, चलो पूछो तो सवाल, हमको सवाल पूछिए। और भी मुझे पहला सवाल आपसे यही है कि महाराष्ट्र का अगला मुख्यमंत्री कौन होगा, एकनाथ शिंदे या देवेंद्र फडणवीस? हाँ, तो महाराष्ट्र का मुख्यमंत्री का नाम अभी तक तय नहीं हुआ है। और एकनाथ शिंदे जी तो अभी मुख्यमंत्री है ही है हमारे, और देवेंद्र फडणवीस और अजीत दादा पवार और एकनाथ शिंदे जी ने भी बोला है कि महायुति को विजय मिलनी चाहिए, और वो विक्ट्री हमको मिली है। अभी हमको तो विक्ट्री हमारी तो हो गई है विक्ट्री, लेकिन महाविकास आघाड़ी की बंद हो गई फैक्ट्री। मतलब ये लोग बहुत मतलब हमारे ऊपर आरोप करते थे, नरेटिव मतलब फैलाने का काम करते थे, संविधान बदलेगा इसी तरह की बात करते थे। तो हमें बहुत अच्छी सफलता मिली है। और अभी मुख्यमंत्री कौन बनेगा ये तो अभी कल तक मालूम हो जाएगा। या एकनाथ शिंदे भी है, देवेंद्र फडणवीस जी भी है। जी, आप क्या चाहते हैं, कौन हो मुख्यमंत्री? विदर्भ से हो, हम कोई उत्सुक नहीं है, या मराठवाड़ा से हो, या थाने से हो? अभी इसके बारे नहीं, इसके बारे में कोई नहीं, ऐसा कोई जिले का विषय नहीं है। लेकिन हमारे मुख्यमंत्री के दावेदार एकनाथ शिंदे भी है, देवेंद्र फडणवीस भी है, अजीत दादा पवार भी है। तीनों में से एक मुख्यमंत्री बनेगा। लेकिन ज़्यादा सीटें बीजेपी की आई तो वहाँ के वर्कर बोल रहे हैं कि बीजेपी को कुर्सी मिलनी चाहिए इस बार। अब हम सब एक साथ बैठकर तय करेंगे, हमारे में कोई विवाद नहीं है। आज एकनाथ शिंदे जी ने बताया है कि भाई हमको बहुत बड़ी विक्ट्री मिली है, जनता ने भर भर के हमको वोटिंग किया है। और असली और नकली की बात जो लोगों के बीच में थी, तो मतलब लोगों ने साफ किया है कि भाई असली शिवसेना एकनाथ शिंदे की है, असली राष्ट्रवादी कांग्रेस अजीत दादा पवार जी की है। और महाविकास आघाड़ी का मतलब इतना दारुण उनको मतलब लोगों ने मतलब उनको हराया है कि ये हार मतलब उनके ज़िंदगी में वो भूल नहीं सकते हैं।
उद्धव ठाकरे जी ने जो गलती की थी कांग्रेस राष्ट्रवादी के पास जाने की, उनको ये महसूस हुआ है। पवार साहब को भी मालूम हो गया है कि भाई वो कांग्रेस पार्टी के साथ नहीं जाना चाहिए था। तो ये राहुल गांधी के गलत बयान से मतलब महाविकास आघाड़ी को भारी नुकसान हुआ है। झूठा प्रचार करके इन्होंने लोकसभा में वोटिंग लिया था, अभी दलितों के ध्यान में आया, आदिवासियों के ध्यान में आया, ओबीसी के ध्यान में आया कि आरक्षण जाएगा, ये मतलब गलत प्रचार करते हैं। संविधान बदलेगा, गलत प्रचार है। और बाबा साहब का संविधान कोई बदल नहीं सकते, ये हमने बार बार लोगों के सामने बात बताई। नरेंद्र मोदी जी ने बताया, अमित शाह जी ने बताया, देवेंद्र फडणवीस जी ने बताया, एकनाथ शिंदे जी ने बताया, अजीत दादा ने बताया, हमने बताया। तो लोगों के ध्यान में आ गया है कि भाई बाबा साहब का संविधान कोई बदल नहीं सकते हैं। इसीलिए दलितों ने, आदिवासियों ने देखता है, अपना नेता मानता है। मतलब आप जो बात कहते हैं उसको बीजेपी का नेतृत्व भी सुनता है, देश भर की तमाम लीडरशिप सुनती है। और इसलिए हम आपसे जानना चाहते हैं कि आपकी पसंद कौन है, देवेंद्र फडणवीस हैं, अजीत दादा पाटिल हैं या एकनाथ शिंदे हैं? नहीं, मेरी पसंद का विषय नहीं है। मतलब मेरी पसंद तो अभी तीनों मेरे मित्र हैं, जिनका भी नाम आएगा उसके नेतृत्व में महाराष्ट्र की सरकार चलेगी। यहाँ कोई विवाद बिल्कुल नहीं है और हम ताकत से महाराष्ट्र के विकास के लिए काम करेंगे। भारत सरकार की तरफ से हम पूरा वादा करते हैं महाराष्ट्र की जनता को कि नरेंद्र मोदी जी विकास पुरुष है और वो आपके साथ रहेगा। महाराष्ट्र के डेवलपमेंट के लिए जितना पैसा चाहिए उतना पैसा हम देंगे और इसीलिए जनता ने भर के हमको वोटिंग किया है। और हमारे अपेक्षा से भी हमको लगता था 165-170 सीट आएगी, लेकिन हम तो 230 के ऊपर हम जा रहे हैं। तो एक बहुत बड़ी बात है कि भाई हमको बहुत बड़ी सफलता मिली है। लेकिन जो अठावले जी, ये जो जीत बार-बार हुई है, सवाल पूछ रहे हैं जी कि अठावले जी, मुख्यमंत्री जो आज कौन जीत होगा? हुई है, जो जीत आज मिली है, इस पे कोई कविता आपने लिखी हो तो बता दीजिए दर्शकों को। अभी कविता तो मतलब ये है कि मतलब महाराष्ट्र का नरेंद्र मोदी जी ने और महाराष्ट्र का नरेंद्र मोदी जी और महायुति के सरकार ने किया था विकास, इसीलिए आज दिख रहा है महाविकास आघाड़ी की सफलता का प्रकाश। आज मुझे दिख रहा है नीला नीला आकाश, आज मुझे दिख रहा है नीला नीला आकाश और आज मुझे दिख रहा है नीला नीला आकाश और महाविकास आघाड़ी दिख रही भकास। तो इसीलिए मतलब महाविकास आघाड़ी का सुपड़ा साफ हो चुका है और हम सरकार बनाएंगे और डंके के चोट पर हम 5 साल तक सरकार चलाएगी। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया आपका अठावले जी इस तमाम जानकारी के लिए और कविता सुनाने के लिए। तो रामदास अठावले जी जो हैं, जब भी लोकसभा में चर्चा होती है विकास, तो सबसे आखिर में बोलने के लिए अठावले जी को मौका दिया जाता है, क्योंकि इनकी जो तुकबंदी होती है वो बहुत बेहतरीन होती है और सबको हंसा देते हैं। वो सत्ता पक्ष को भी, विपक्ष को भी, सबको हंसाते हैं। लेकिन आज का जो आया है जनादेश, उस पर उनकी अपनी त्वरित टिप्पणी कविता के जरिए उन्होंने हमें सुनाई है। जहाँ तक पसंद का सवाल है, पसंद के बारे में कह रहे हैं कि पसंद नापसंद कुछ नहीं होती है। महायुति के तमाम नेता बैठेंगे, मिल बैठ करके चर्चा करेंगे, उसके बाद नए नेता का चुनाव कर लिया जाएगा। मोस्ट लाइकली उन्होंने कहा कि कल ये फैसला हो जाएगा कि महाराष्ट्र का अगला मुख्यमंत्री कौन होगा। तो जो तस्वीर आप देख रहे हैं, इसमें भूपेंद्र यादव भी आपको नज़र आ रहे हैं। भूपेंद्र यादव केंद्रीय पर्यावरण मंत्री, राजस्थान के चुनाव प्रभारी, उनके साथ केंद्रीय रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव, वो भी सह प्रभारी थे। भूपेंद्र यादव और अश्विनी वैष्णव के बारे में भी चर्चा करनी ज़रूरी है, क्योंकि इससे पहले मध्य प्रदेश में भी इन दोनों की जो जोड़ी है, उन्होंने एक बड़ी जीत बीजेपी के खाते में डाली थी। जब शिवराज सिंह चौहान के मुख्यमंत्री रहते हुए यहाँ पर पार्टी ने एक बड़ी सफलता हासिल की थी और अब महाराष्ट्र में भी भूपेंद्र यादव और अश्विनी वैष्णव की जोड़ी ने ये कामयाबी हासिल की है। तो जो आंकड़े हैं वो आप देख लीजिए। महाविकास आघाड़ी काफ़ी पीछे हो गई है, 50 के करीब आकर के रुक गए हैं। तो ये बड़ी पराजय यहाँ पर महाविकास आघाड़ी की हुई है। एनडीए की बात करें महाराष्ट्र में तो 233 सीटों पर या तो जीत चुके हैं या फिर आगे चल रहे हैं उनके उम्मीदवार। पिछली बार की तुलना में उन्हें 46 सीटों का फायदा दिखाई दे रहा है। बीजेपी खुद 132 सीटों पर आगे है, 27 सीटों का फायदा उसे पिछली बार की तुलना में है। बीजेपी ने 149 उम्मीदवार अपने खड़े किए थे, उसमें 132 वो जीत रही, यानी 88% से भी अधिक का बीजेपी का स्ट्राइक रेट है। बीजेपी की जो सहयोगी हैं उनकी भी परफॉर्मेंस बहुत अच्छी रही है इस चुनाव में।